अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में अर्नाल्ड ब्रेचट। अर्नाल्ड ब्रेचट जो आधुनिक जो राजनीतिक जो मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी है, उस मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के एक वैज्ञानिक राज सिद्धांत की संकल्पना प्रस्तुत करता है। कौन सी? साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन एक वैज्ञानिक आधार पर किया जाना चाहिए। तो उसकी जो बुक्स का नाम है वो है पॉलिटिकल थ्योरी, द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट। राजनीतिक सिद्धांत के 20वीं सदी के आधार क्या हैं, ये इसकी अर्नाल्ड ब्रेचट की पुस्तक है। तो हम क्या सीखेंगे? अर्नाल्ड ब्रेचट किस पर जोर देता है? वैज्ञानिक राज सिद्धांत के बारे में। तो अर्नाल्ड ब्रेचट एक परिभाषा लेता है, कोट करता है। वो क्या है? ए प्रोपोर्शन डिजाइन्ड टू एक्सप्लेन समथिंग विद रेफरेंस टू डाटा और इंटरेक्शन। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? वो कहता है एक वो प्रस्तावना है या प्रस्तावनाओं का सेट है। प्रोपोर्शन प्रस्तावना या प्रस्तावनाओं का सेट है जिसमें एक्सप्लेन किया गया हो किसके बारे में? डाटा और इंटरेक्शन, तथ्यों का और अंतर्क्रियाओं का, जिसमें वो किया गया हो वो राजनीतिक सिद्धांत है, ये बताता है। आगे हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी बातें आती है अर्नाल्ड ब्रेचट की में। एक तो वो मतलब सबसे बड़ी बात कहता है कि भाई राजनीति में जो वैज्ञानिक राज सिद्धांत है, जो साइंटिफिक थ्योरी है, उसमें क्या क्या आना चाहिए? पहला तो अंत व्यक्तिक संचारणीय ज्ञान, मतलब इंटर सब्जेक्टिविटी ट्रांसमिसिबल नॉलेज। एक ऐसा ज्ञान होना चाहिए जो ट्रांसमिसिबल हो। इंटर सब्जेक्टिविटी एक ऐसा विशेष और विश्वसनीय ज्ञान हो जो दूसरे व्यक्तियों को ट्रांसमिस किया जा सके, समझाया जा सके, उसका ट्रांसफर, मतलब उसको हम बात को दूसरे आदमियों को बता सके। तो ये क्या है? अंत व्यक्तिक संचारणीय ज्ञान, इंटर सब्जेक्टिविटी ट्रांसमिसिबल नॉलेज, अंत व्यक्तिक संचारणीय ज्ञान है। और दूसरी वो क्या कहता है? वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद। वो कहता है साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म। वो कहता है वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद, मतलब मूल्यों से महत्व नहीं होना चाहिए। ये तो एक अंतर संबंधित व्याख्यात्मक प्रस्तावनाओं की व्यवस्था। अर्थात हम ये देखेंगे मेन बात अर्नाल्ड ब्रेचट, इसमें वैज्ञानिक राज सिद्धांत है और पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी, द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी बारे में। और उसमें क्या है? ए प्रपोजन एक प्रस्तावनाओं का सेट है जिसमें डाटा और इंटरेक्शन महत्वपूर्ण है। और उसमें दो बातें हैं, एक तो क्या है? अंत व्यक्तिक संचारणीय ज्ञान, इंटर सब्जेक्टिव ट्रांसमिसिबल नॉलेज, और दूसरा साइंटिफिक वैल्यू रिलेटिविज्म, वैज्ञानिक मूल्य सापेक्षवाद, मतलब होना चाहिए, ये इसमें बताया। दूसरा हम देखेंगे जुगनल और मार्क का। जुगनल एवं मार्क, जुगनल एवं मार्क क्या है कि अर्नाल्ड ब्रेचट तो वैज्ञानिक साइंटिफिक पॉलिटिकल थ्योरी का विस्तार करता है, और जो जुगनल्स और मार्क्स दो ऐसे विद्वान हुए थे जो परंपरागत क्लासिकल थ्योरी से भिन्न होकर असामान्य, मतलब सामान्य नहीं, असामान्य सिद्धांत का वर्णन करते हैं। एबनॉर्मल, मतलब जो एक सामान्य नहीं हो। जुगनल ने अलग किया और मार्क्स ने अलग किया। तो पहला हम देखेंगे जुगनल के बारे में।
जुबनल अपने सिद्धांत को नाम देता है प्योर थ्योरी। जुबनल का सिद्धांत का नाम क्या है? प्योर थ्योरी, विशुद्ध सिद्धांत। अर्थात राजनीति का अध्ययन जटिलताओं में उलझे बिना विशुद्ध वैचारिक दृष्टि से किया जाना चाहिए। मतलब जुबनल क्या है, अपने सिद्धांत में प्योर थ्योरी का नाम देता है विशुद्ध सिद्धांत। तो विशुद्ध सिद्धांत क्या था? वो ही कहता है कि राजनीति का जो हमको अध्ययन करना है तो प्योर किया जाना चाहिए, उसमें किसी जटिलताओं में हमको उलझना नहीं चाहिए, ये जुबनल कहता है। दूसरा, अपने अध्ययन में हिस्टोरिकल अप्रोच, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, अर्थात इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करने पर भी जोर देता है। तीसरा वो कहता है इंटरएक्टिव एंड डायनेमिक स्टडी, अंतरक्रिया और डायनेमिक स्टडी। डायनेमिक मीन्स ऐसी स्टडी हो जो गतिशील हो। वो ये कहता है कि स्टडी में एक स्थिरता नहीं होनी चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। वो ये भी कहता है कि सिद्धांतों व तथ्यों को बौद्धिक सरलता में ढाला जावे। सरलता, देखो प्योर थ्योरी क्या है, वो कहता है जो मतलब सिद्धांत हैं, फैक्ट हैं, प्रिंसिपल और जो फैक्ट हैं उनको सरलता में ढालो साहब, कठिन नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। और पांचवा कहता है नॉर्मेटिव अप्रोच, आदर्शात्मक उपागम को महत्व देता है। हम दोबारा देख लेते हैं। जो एक असमान सिद्धांत आया था, शोरी सैमन सिद्धांत, वो क्या है, किसी प्रकार के ट्रेडिशनल जो जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हुए वो मतलब परंपरागत सिद्धांत से भिन्न सिद्धांत का वर्णन करता है। और इसमें क्या है, जुबनेल क्या कहता है? पहला जुबनेल प्योर थ्योरी के बारे में कहता है। प्योर थ्योरी कि राजनीति का अध्ययन बिना किसी जटिलताओं के उलझे विशुद्ध वैचारिक दृष्टि से और बौद्धिक सरलता से किया जाना चाहिए। दूसरा वो कहता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो, डायनेमिक स्टडी हो और आदर्शात्मक उपागम। तो इस प्रकार वो अन्य तो ट्रेडिशनल थ्योरी को बताता है, पर जो विशुद्ध सिद्धांत है, जो प्योर थ्योरी है, वह जुबेनल की एक विशिष्ट यूनिक थ्योरी है। अब हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में कि कार्ल मार्क्स ने राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्या बताया। तो इसमें हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स ने वही मतलब जुबनल और मार्क्स थे, तो उसी राजनीतिक सिद्धांत के बारे में कार्ल मार्क्स ने बताया। तो कार्ल मार्क्स ने कहा था क्या कि तथ्यों से पूर्व का नहीं अपितु पश्चात का विषय। राजनीति में उसने बताया कि तथ्य, फैक्ट पहले नहीं आने चाहिए, बाद में आने चाहिए। अर्थात वो इस विवाद पर उलझ जाता है कि तथ्य पहले या कॉन्सेप्ट। तो वो पहले कॉन्सेप्ट की धारणा प्रस्तुत करता है और ये कहता है कि तथ्य पहले नहीं आने चाहिए, बाद में आने चाहिए। दूसरा है बौद्धिकरण, रेटेशनलाइजेशन। वो कहता है कि राजनीति में जितने भी सिद्धांत हैं, तथ्य हैं, उनका एक बौद्धिक प्रक्रिया के आधार पर, मूल्यों, इतिहास के आधार पर नहीं, बल्कि व्यक्ति की बौद्धिक प्रक्रिया के आधार पर उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब वो उसे एक बौद्धिक रूप से देखा जाए। और वो कहता है कि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में दो स्तर हैं। भाई राजनीति का सिद्धांत निर्माण कैसे होगा? पहला तो होगा प्राकल्पनाएं एवं चिंतन। प्राकल्पनाएं, हाइपोथेसिस,
थिंग्स और फ्रेमवर्क। कि हमको राजनीतिक सिद्धांत बनाना है तो पहले तो हमको अवधारणात्मक फ्रेमवर्क पर, चिंतन पर और प्राकल्पनाएं, हाइपोथेसिस, धारणाओं पर जोर देना होगा। इसके बाद ही वैज्ञानिक विधि से इसे दूसरे स्तर पर हम रूपांतरित कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स क्या कहता है, इसके बाद हम उसे वैज्ञानिक विधि से दूसरे स्तर पर रूपांतरित कर सकते हैं। मतलब कार्ल मार्क्स का जो राजनीति का जो सिद्धांत था उसमें था कि भाई तथ्य पूर्ण नहीं होना चाहिए, फैक्ट के आधार पर हम जनरलाइजेशन नहीं करें, तथ्य तो बाद में काम आना चाहिए, पहले हमको कॉन्सेप्ट काम में आने चाहिए और उन कॉन्सेप्ट के आधार पर बौद्धिक प्रक्रिया के द्वारा चिंतन के माध्यम से सिद्धांत निर्माण कर लिया जाए, जिसमें प्राकल्पनात्मक चिंतन अवधारणा हो और बाद में वैज्ञानिक विधि से दूसरे स्तर पर सिद्धांत का निर्माण कर दिया जाए। तो कार्ल मार्क्स जो अपनी रचनाओं में जो या अपनी अवधारणाओं में मार्क्सवाद में जैसे वैज्ञानिक समाजवाद, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, ये जो विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांतों की जो रचना करता है वो इसी आधार पर करता है। सिद्धांतों की जो निर्माण करता है तो पहले अवधारणा, पहले तथ्यवाद इस सिद्धांत के आधार पर करता है। तो ये हम कार्ल मार्क्स के उसको समझ लेते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का वो होता है विवेची सिद्धांत, क्रिटिकल थ्योरी। कि हर चीज के जो कोई सिद्धांत बन जाता है उसकी विवेचना होनी चाहिए, उसकी विवेचना होती रहती है। तो वो कौन सा सिद्धांत है? क्रिटिकल थ्योरी। क्रिटिकल थ्योरी तो क्रिटिकल थ्योरी विवेचना सिद्धांत, तो क्या भाई इसकी शुरुआत आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जो क्रिटिकल थ्योरी की शुरुआत थी वो थी फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च 1920 के द्वारा। मतलब फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च 1920 के द्वारा। ये मतलब फ्रैंकफर्ट क्या था? एक संप्रदाय था, एक स्कूल था जहां आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के बारे में, निर्माण के बारे में विवेचनाएं की जाती थी, अध्ययन किया जाता था। तो क्रिटिकल थ्योरी की शुरुआत कहां से हुई? फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च 1920 के द्वारा हुई। और हम अब इसमें ज़्यादा नोटिस करेंगे क्योंकि इसमें दो विद्वानों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। कौन कौन से विद्वान थे? मैक्स होर खेमिकर, दूसरा हेबरमास। भाई क्रिटिकल थ्योरी के दो विद्वान थे, मैक्स होर खेमकर और दूसरा हेबरमास। वही फ्रैंकफर्ट से तो शुरुआत हुई और दो विद्वान थे, मैक्स होर खेमिकर और हेबरमास। तो इस क्रिटिकल थ्योरी में क्या है कि तथ्यों की बजाय इसमें क्या है, फैक्ट के बजाय किस पर जोर दिया जाता है? वैल्यू, मूल्यों, इन्वेंशन, इरादों, रिसोल्यूशन, संकल्प, रिसोल्यूशन को महत्व दिया जाता है। तो क्रिटिकल थ्योरी की जो पहली विशेषता क्या थी भाई? उसमें फैक्ट, जो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जैसे व्यवहारवाद में हम या अनुभविक अध्ययन में, मतलब हम फैक्टों पर जोर दिया, हमने कहा तथ्य तथ्य तथ्य, उसके बजाय इसने किस पर जोर दिया है? मूल्यों, वैल्यू, इन्वेंशन, इरादे और संकल्प, रिजोल्यूशन, इस पर जोर दिया है। और फिर हेबरमास ने इसकी कुछ व्यापक विशेषता भी बताई है, व्यापक रूप से उसको स्पष्ट किया है। हेबरमास ने क्या है, औद्योगिक समाज का वर्णन करते हुए कहा कि मनुष्य अपने परिवेश से प्रभावित होकर सीखने व विचार विमर्श करता रहता है।
मतलब वो कहता है भाई कोई चीज़ फिक्स नहीं है, स्थायी नहीं है। वो कहता है कि औद्योगिक समाज, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, उसमें मनुष्य अपने प्रीवियस एटमॉस्फेयर से प्रभावित होकर लर्निंग और डिस्कस करता रहता है। अर्थात जो चीज़ें पहले से अस्तित्व हैं उनके बारे में सोचता रहता है, उनकी आलोचना, चिंतन आदि करता रहता है। और इस व्यवस्था के बारे में समाज के जो रैशनल बुद्धिपूर्ण चिंतन किस आधार पर किया जाएगा, बुद्धिपूर्ण किया जाएगा, और बुद्धिपूर्ण आधार पर ही उसको वैधता दी जाएगी। सही नहीं माना जाएगा, उसमें और वैधता होगी कि भाई ये औचित्यपूर्ण है या नहीं। उसके आधार पर क्रिटिकल द्वारा आलोचना की जाएगी, द्वारा आत्मचिंतन की निरंतर जांच की जाती रहती है। ये उसमें बताया है कि आत्मचिंतन की निरंतर जांच की जाती रहती है। तो हम क्रिटिकल थ्योरी को दोबारा देख लेते हैं। इसमें बताया है कि भाई क्रिटिकल थ्योरी, और क्रिटिकल थ्योरी की शुरुआत कहाँ से हुई? फ्रैंकफर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च 1920 के द्वारा। दो विद्वान थे, मैक्स और खेमर और हेबरमास। और इसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, इसमें जो फैक्ट था, परंपरागत स्थान पर जो आधुनिक राजनीति सिद्धांत जो फैक्ट पर जोर दिया जाता, उसने फैक्ट के बजाय किस पर जोर दिया? वैल्यू, इरादे, इन्वेंशन, संकल्प, रिसोल्यूशन। तो हेबरमास ने फिर इसका वर्णन किया। उसने कहा है कि औद्योगिक समाज में मनुष्य अपने एटमॉस्फेयर से प्रभावित होकर स्थायी नहीं रहता है, अभी तो क्रिटिकल या समीक्षाएं करता रहता है, लर्निंग डिस्कस करता रहता है, और इस व्यवस्था में समाज में एक बुद्धिपूर्ण रेशनल आधार पर उसकी वैधता लेगिटिमेसी को जांचता रहता है, और उसे क्रिटिकल माध्यम से आत्मचिंतन कर उसकी निरंतर जांच करता रहता है। अर्थात हेबरमास ने कहा था कि औद्योगिक समाज में मनुष्य अपने प्रभाव से होकर निरंतर क्रिटिकल अवस्था में या विचार विमर्श में लगा रहता है। अब हम दोबारा एक मोटा मोटा आइडिया देखते हैं, परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कौन कौन सी विशेषता है मुख्य ट्रेडिशनल सिद्धांत की। तो एक तो क्या है, उस ट्रेडिशनल जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसमें हम क्या देखते हैं, एक तो मूल्यों आदर्शों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, वैल्यू एंड आइडियल। इस बात पर जोर दिया गया है कि मूल्यों और आदर्शों को सर्वोपरि स्थान दिया जाना चाहिए। जैसे प्लेटो न्याय व्यवस्था में इसकी कल्पना करता है, अरस्तु पॉलिटी में करता है, रूसो सामान्य इच्छा में करता है, लॉक प्राकृतिक कानून में इसकी कल्पना करता है कि कौन सी चीज़ें व्यवस्था है, कौन सी अच्छी है, कौन सी समाज को बेहतर स्थान दे सकती है। इसमें तथ्य, जांच, अवलोकन, अर्थात जो ऐसी जो वैज्ञानिक प्रविधि है, जो तकनीक है, उसका महत्व नहीं है, केवल औट पर जोर दिया जाए, क्या होना चाहिए औट। तो हम जो परंपरागत जो ट्रेडिशनल थ्योरी है उसकी पहली विशेषता को हम समझते हैं। तो इसमें बताते हैं कि भाई मूल्यों और आदर्शों पर सर्वाधिक जोर दिया है। जैसे प्लेटो ने जस्टिस में बताया है, अरस्तु ने पॉलिटी में बताया है भाई शासन सबसे अच्छा है पॉलिटी, और लॉक का प्राकृतिक कानून, रूसो की सामान्य इच्छा को समझते हैं। तो इसमें फैक्ट पर जोर नहीं दिया है, अवलोकन पर जोर नहीं दिया है, प्रभाव पर जोर नहीं दिया है, सुपरविजन पर जोर नहीं दिया है, केवल ऑट क्या होना चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में मॉडल्स के रूप में शुड का भी प्रयोग करते हैं। तो मूल्य और आदर्शों को सर्वोपरि स्थान दिया है। दूसरा क्या है कि मूल्यों और अधिक मान्यताओं को अधिक महत्व देने के कारण दो विद्वान हुए थे, फाउलर और आर्स्टीन। दो एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, फाउलर और आर्स्टीन। तो उन्होंने बताया कि मूल्यों और आदर्शों को अधिक महत्व देने के कारण आज राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत एक ही हो गए हैं, एक दूसरे के लिए यूजफुल हो गए हैं, उपयोगी हो गए हैं। तो ये किसने कहा है? फाउलर एवं आर्स्टीन ने। उसने कहा है कि राजनीतिक दर्शन,
राजनीतिक सिद्धांत, राजनीति विज्ञान एक ही मानते हैं, एक ही है। तीनों चीज़ क्या है? एक ही है और एक दूसरे के लिए प्रयोग में की जाती है, यूजफुल भी है और एक दूसरे के लिए प्रयोग में की जाती है। उन्होंने 21वीं शताब्दी में मतलब उन्होंने क्या है 21 सेंचुरी में इस बात पर जोर दिया, किसने? फाउलर एवं आर्टिन ने, कि ऐसी राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता है जो हमारे नैतिक मापदंडों को स्थापित करे। पॉलिटिकल थ्योरी कैसे हो? नैतिक मापदंडों, मूल्यों व आदर्शों का भी महत्व हो, साथ ही श्रेष्ठतम जीवन की प्राप्ति के लिए विचार विनिमय भी हो, सिद्धांत भी हो, श्रेष्ठतम जीवन के लिए विचार विनिमय भी हो, दर्शन भी हो और वार्ता हो, चिंतन हो और एक विज्ञान की भांति उसमें कुछ प्रोसेस भी हो। तो इस प्रकार फाउलर व हॉरेंजिट किसकी कल्पना करते हैं कि हमारी जो 21वीं सदी की अवधारणा है वो अवधारणा इस प्रकार की आ गई है कि हम केवल एक पर ही आश्रित नहीं रह सकते, बल्कि मानव जीवन के लिए आवश्यक है कि वो राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक विज्ञान एक ही है और इनमें एक दूसरे के लिए उपयोग में किया जाना चाहिए। तो दो विद्वान बहुत ही प्रसिद्ध हुए थे, इसको हमको नोटिस देना है, फाउलर एवं आर्नस्टीन, जो इस बात की कल्पना करते हैं कि राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत एक ही है। तीसरा है परंपरावादी। अब परंपरावादी जो विचारक है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी है, उसमें विचारों, मूल्यों, आदर्शों को महत्व देते हुए आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की कड़ी आलोचना करते हैं। उसने बताया कि आधुनिक जो राजनीतिक सिद्धांत है वो सही नहीं है, वो कहते हैं ये बेकार है, मानव समाज के लिए घातक है, शब्दाडंबर है, यथार्थ से दूर है। उसने तथ्यों को मान्यताओं के अनुसार ढालने पर जोर दिया। उन्होंने पुनः ये कहा कि भाई हमको पुनः मूल्य, जैसे उत्तर व्यवहारवाद करता है उसी प्रकार हमको मूल्यों पर जोर दिया जाना चाहिए। तो ट्रेडिशनलवादी क्या कहते हैं? आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की जो टोटल जो फैक्ट था, फैक्ट एंड साइंस की कड़ी आलोचना करते हैं और कहते हैं ये बेकार है, मानव समाज के लिए घातक है, शब्दाडंबर है। हमको तो मतलब पुनः मूल्यों को महत्व दिया जाना चाहिए, मतलब मूल्यों को, वैल्यू को भी महत्व दिया जाना चाहिए, इस प्रकार से कहते हैं। हम दोबारा इसको दोबारा समराइज कर लेते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषताएं, ट्रेडिशनल, तो एक तो क्या है, इसमें मूल्यों, आदर्शों को सर्वोपरि स्थान दिया गया है, अर्थात इसमें किस पर जोर दिया है? आउट पर, क्या होना चाहिए। दूसरा, उसने कहा भी राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत एक ही हैं, क्योंकि उनकी आवश्यकता है एक दूसरे को। हम 21वीं सदी में समाज इतना बदल गया है कि हम इसके बिना नहीं रह सकते आपस में, इसलिए उनका कंबाइंड होना जरूरी है। इस बात को किसने कहा? फाउलर एवं आर्नस्टीन नाम के विद्वानों ने। परंपरावादियों ने वैज्ञानिक जो तत्व थे उसकी उपेक्षा करते हुए वैल्यू पर पुनः जोर दिए जाने की बात करता है। तो इस प्रकार हम आज क्या सीख लेते हैं? मार्क्सवाद और विवेची सिद्धांत, कार्ल मार्क्स और अर्नल्ड ब्रेचट का वैज्ञानिक सिद्धांत और जुबिनर और मार्क्स का असमान सिद्धांत।